हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर आर टेक मैथ में। तो आज हम आपके सामने एक और नई वीडियो लेके आए हैं, जिसके अंदर हम जो एक्सरसाइज 15 है विविध मिससेलेनियस वाली विविध वाली, इसके जो क्वेश्चंस रह गए थे 6 to 10, इनको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो सभी विद्यार्थी जल्दी से इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जिससे वो भी लाइव आकर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकें। तो जल्दी से इसे शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, जिससे वो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ सकें और इस लाइव सेशन का बेनिफिट उठा सकें। तो चलिए विद्यार्थियों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक भोज्य पदार्थ में कम से कम 80 इकाई विटामिन ए है और कम से कम 100 इकाई खनिज है। दो प्रकार की खाद्य सामग्री F1 और F2 उपलब्ध है। खाद्य सामग्री F1 की कीमत 4 रुपये प्रति इकाई है तथा F2 की कीमत 6 रुपये प्रति इकाई है। खाद्य सामग्री F1 की 1 इकाई में 3 इकाई विटामिन ए और 4 इकाई खनिज है, जबकि F2 की 1 इकाई में 6 इकाई विटामिन ए और 3 इकाई खनिज है। ठीक है, इसे एक रेखिक प्रोग्राम समस्या के रूप में हमें सूत्र में बद्ध करना है और इसके लिए न्यूनतम मूल्य की हमें ज्ञात करना है। तो मिनिमम रेट हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम इसको बनाएंगे। तो हमने मान लिया कि जो खाद्य सामग्री है F1 उसकी मात्रा x इकाई है और F2 की y इकाई है। तब भोज्य में F1 की कीमत 4 रुपये प्रति इकाई की दर थी, तो 4x हो जाएगी। ऐसे ही F2 की कीमत कितनी थी? 6 रुपये प्रति इकाई, तो 6y हो जाएगी। यानी कि जो न्यूनतम लागत है वो कितनी हो जाएगी? 4x प्लस 6y। भोज्य में F1 की x इकाई में विटामिन ए 3x है और F2 में भी F2 की जो y इकाई है उसमें विटामिन ए कितनी है? 6y। यानी हम विटामिन ए के लिए अब जो व्यवरोध है वो बना रहे हैं। तो जो हो जाएगा 3x प्लस 6y। लेकिन हमारे पास कम से कम कितनी है? 80। तो मैंने कहा था जब कम से कम का नाम आता है तो हम ग्रेटर इक्वल टू लगाते हैं। तो हमारे क्या हो जाएगा? ग्रेटर इक्वल टू 80 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम खनिज के लिए निकालें तो F1 में खनिज कितना था? 4, तो 4x हो जाएगा और F2 में 3 था तो 3y हो जाएगा। यानी 4x प्लस 3y और इसकी मात्रा कितनी है? 100, तो ग्रेटर इक्वल टू 100। ठीक है, इसके बाद नॉन नेगेटिव कंडीशन। तो ये हमें प्राप्त होगा न्यूनतम z बराबर 4x प्लस 6y और व्यवरोध हमें मिलेंगे 3x प्लस 6y ग्रेटर एंड इक्वल टू 80। दूसरा मिलेगा 4x प्लस 3y ग्रेटर एंड इक्वल टू 100। ठीक है, और नॉन नेगेटिव कंडीशन। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे कॉर्नर मेथड से। तो सबसे पहले हम इनको समीकरण रूप में लिख लेंगे सभी को, फिर प्रत्येक समीकरण को असमिका है इसको हम समीकरण के रूप में बनाते हुए इनके बिंदु ज्ञात करेंगे। तो 3x प्लस 6y बराबर 80 के लिए अगर हम x बराबर 0 रख देते हैं तो हमें y की वैल्यू प्राप्त होगी 40/3, और अगर हम y बराबर 0 रख देते हैं तो x की वैल्यू मिलेगी हमें 80/3। तो ये इसके बिंदु हो जाएंगे 80/3, 0 और 0, 40/3। अब इनको हम ग्राफ पेपर में दर्शाएंगे और फिर एक लाइन के द्वारा मिला देंगे। अब असमिका को संतुष्ट कराएं। तो असमिका में हमने मूल बिंदु के मान रख दिए 0, 0, तो ये हमें मिलेगा 0 ग्रेटर एंड इक्वल टू 80, जो कि असत्य है। कैसा है? असत्य। यानी हमारी जो असमिका है वो संतुष्ट नहीं हो रही है, इसलिए जो हल क्षेत्र होगा इसका वो मूल बिंदु के विपरीत दिशा में होगा। ऐसे ही अगर हम सेकंड असमिका की बात करें तो पहले हम इसको समीकरण के रूप में लिख लेंगे 4x प्लस 3y बराबर 100। फिर इसमें x बराबर 0 रखें
तो y की वैल्यू मिलेगी 100/3, और जब y बराबर 0 रखें तो x की वैल्यू प्राप्त होगी 25। अब दोनों को क्या करें, हम ग्राफ पेपर में दर्शा दें। फिर इसके बाद असमीका में हम मूल बिंदु के मान रखें, x बराबर 0, y बराबर 0, तो ये हमें प्राप्त होगा 0 > 100। यानी ये भी हमारी जो असमीका है वो संतुष्ट नहीं हो रही है, इसलिए इसका जो हल क्षेत्र होगा वो भी मूल बिंदु के विपरीत दिशा में होगा। कैसे हुआ, ये इसका ग्राफ पेपर है, यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमें इस तरीके से समीकरण प्राप्त होगा। तो हम देखें इन ग्राफ को, तो ये हमारी तीनों लाइनें इस तरीके से जाएंगी, और इसके लिए हम, तो इसका हमें हल क्षेत्र इस तरीके से प्राप्त होगा। ये हमारी दोनों लाइनें हो गई, ये वाली और ये वाली, ठीक है। ये लाइन नहीं है हमारी, ये एक्स्ट्रा इसमें बन गया है, ठीक है। ये दोनों लाइन होंगी और ये इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा। दोनों लाइनों को हम सॉल्व कर लेंगे विलोपन विधि से, और इस बिंदु को ज्ञात कर लेंगे। अब चूंकि दोनों समीकरणों के लिए जो हल क्षेत्र है वो मूल बिंदु से विपरीत दिशा में है, इसलिए ये हमारा हल क्षेत्र बाहर की तरफ हो जाएगा। अब हमें इनके जो कोणीय बिंदु हैं इन पर इसका मान ज्ञात करना है, और ये हमारा हल क्षेत्र कैसा है, अपरिबद्ध हल क्षेत्र है, ठीक है। तो हम इसको मान ज्ञात करेंगे 80/3, 0 और 24,4/3 और 0,100/3 इन पर। तो इसके मान हमें मिलेंगे ए बिंदु पर 80/3, 0 पर 106.66, ई बिंदु पर मिलेगा हमें 104 और डी बिंदु पर 200। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि न्यूनतम मान हमें किस पर मिल रहा है, तो न्यूनतम मान हमारा है 104, जो हमें ई बिंदु पर मिलेगा 24,4/3 पर, ठीक है। तो ये हमारा हल क्षेत्र अपरिबद्ध है। तो इसको अगर हम असमीका के रूप में लिखें तो ये हो जाएगा 4x + 6y < ≤ 104, ठीक है। इसके लिए अगर हम बिंदु ज्ञात करना चाहें तो बिंदु हमारे इस तरीके से इसके लिए भी मिल जाएंगे, जिसको हमने दोबारा से एक लाइन के द्वारा मिलाया बनाया है, वो इसीलिए बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7। एक फर्नीचर जो निर्माता है वो 2 उत्पाद कुर्सी और टेबल बनाता है। ये उत्पादन 2 यंत्रों ए और बी पर बनाए जाते हैं। एक कुर्सी को बनाने में यंत्र ए पर 2 घंटे और यंत्र बी पर 6 घंटे, और एक टेबल को बनाने में यंत्र ए पर 4 घंटे और यंत्र बी पर 2 घंटे, इतना हमें समय लगता है। यंत्रों ए और बी पर क्रम से 16 घंटे और 30 घंटे प्रतिदिन उपलब्ध हैं। निर्माता को एक कुर्सी और एक टेबल से प्राप्त लाभ क्रम से 3 रुपये और 5 रुपये है। तो निर्माता को अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए अब प्रत्येक उत्पादन का दैनिक कितना उत्पादन करना चाहिए, यानी हमें मैक्सिमम बेनिफिट इसमें बनाना है। तो जब मैक्सिमम बेनिफिट बनाते हैं तो उसकी जो कंडीशंस हैं उन्हीं को हम इसमें फॉलो कराएंगे। तो हमने मान लिया कि प्रतिदिन उसको एक्स कुर्सी और बाई टेबल बनानी चाहिए, तो उसको टोटल लाभ कितना होगा, 3x + 5y, क्योंकि उस पर जो उसे बेनिफिट हो रहा है वो 3 रुपये और 5 रुपये हो रहा है। अब हम कुर्सी के लिए बात करें कि ए पर जो काम कर रहे हैं यंत्र पर, उस पर कुर्सियों की और टेबलों की क्या व्यवस्था है। तो हमने मान लिया कि एक्स कुर्सी बनाने में यंत्र ए पर 2x घंटे और यंत्र बी पर 6 घंटे लगते हैं। ऐसे ही बाई टेबल बनाने में यंत्र ए पर 4y घंटे और बी पर 2y घंटे लगते हैं। अतः यंत्र ए पर काम करने का जो समय का व्यवरोध है वो क्या हो जाएगा, 2x + 4y, कितना हो जाएगा, 2x + 4y। ये हम किसके लिए बात कर रहे हैं, यंत्र ए के लिए, < ≤ 16, क्योंकि ये 16 घंटे तक उपलब्ध है। ऐसे ही यंत्र जो बी है वो कितने घंटे उपलब्ध है, 30 घंटे, यानी कि 6x + 4y < ≤ 30।
इसके बाद नॉन नेगेटिव कंडीशन, इस तरीके से हमें ये प्राप्त हो जाएगा। यानी इसको अगर हम देखें तो अधिकतम जेड बराबर 3x प्लस 5y और व्यवरोध हो जाएंगे हमारे 2x प्लस 4y लेस देन एंड इक्वल टू 16। दूसरा हो जाएगा 6x प्लस 2y लेस देन एंड इक्वल टू 30 और नॉन नेगेटिव कंडीशन। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम इन असमीकाओं को समीकरण ग्रुप में लिख लेंगे। फिर इसके बाद प्रत्येक असमीका को लेते हुए उनके बिंदु ज्ञात करते हुए उनको ग्राफ पेपर पर दर्शाएंगे। तो 2x प्लस 4y बराबर 16। जब इसमें हम x बराबर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 4 और y बराबर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 8 प्राप्त होगी हमें। ठीक है, अब इस समीकरण में मूल बिंदु के मान रखें तो x बराबर 0 रखते हैं, y बराबर 0, तो हमें मिलेगा 0 लेस देन इक्वल टू 16। यानी कि जो हमारी असमीका है वो संतुष्ट हो रही है, इसलिए इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा। दूसरी असमीका के लिए समीकरण ग्रुप में लिखना है इसको। फिर इसमें x बराबर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 15 मिलेगी और y बराबर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 5 मिलेगी। इनको ग्राफ पेपर पर दर्शाएंगे और एक लाइन के द्वारा मिला देंगे। अब असमीका को संतुष्ट कराएं, x बराबर 0 y बराबर 0 रखें तो ये हमें मिलेगा 0 लेस देन एंड इक्वल टू 30। यानी कि जो हमारी असमीका है वो संतुष्ट हो जाएगी और इसका हल क्षेत्र भी मूल बिंदु की ओर होगा। ग्राफ देखें इसका, तो इस तरीके से हमें इसका ग्राफ प्राप्त होगा। ये दोनों लाइनें हो जाएंगी और ये हमें इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट है वो हमें इसका निकालना है। दोनों लाइनों को सॉल्व करके, जो दोनों लाइनों के समीकरण है इसको हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम इसको निकालेंगे। ठीक है, और इनका जो कॉमन हल क्षेत्र हो जाएगा वो ये कॉमन हल क्षेत्र हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से बाउंडेड है, मूल बिंदु की तरफ है, तो ये क्षेत्र हो जाएगा। तो ये कोनी बिंदु है 4, इन पर हमें इसका मान ज्ञात करना है। ओ सी ई बी में ये हमारा परिबद्ध हल क्षेत्र है। ओ बिंदु पर हमें 0 प्राप्त होगा, सी बिंदु पर 15, ई बिंदु पर 22.2 और बी बिंदु पर 20। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अधिकतम हमारा कितना है 22.2 है। तो ये किन बिंदु पर मिल रहा है 22/5 और 9/5 बिंदु पर। यानी कि जो कुर्सियों की संख्या है वो हमें 22/5 बनानी चाहिए और टेबलों की संख्या 9/5 बनानी चाहिए, तब हमें अधिकतम लाभ मिलेगा। समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया हो तो एक बार थम्स अप करके बता दें। और चलिए अब इस वीडियो को जल्दी से फिर दोबारा से शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, सभी जगह, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, जिससे बाकी विद्यार्थियों को भी पढ़ने का मौका मिल सके। क्योंकि आप लोग भी इस लाइव क्लास में किसी के द्वारा शेयर करने पर ही जुड़ पाए हैं, इसलिए आपका भी फ़र्ज बनता है कि आप भी जो अदर स्टूडेंट्स हैं इनको जोड़ें। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक फर्म सिरदर्द की 2 आकारों, आकार ए और आकार बी की गोलियों का निर्माण करती है। आकार ए की गोली में 2 ग्रेन एस्पिरिन और 5 ग्रेन बाइकार्बोनेट और 1 ग्रेन कोपीन है, जबकि आकार बी की गोली में 1 ग्रेन एस्पिरिन, 8 ग्रेन बाइकार्बोनेट और 6.6 ग्रेन कोपीन है। तो उपयोगकर्ताओं के द्वारा यह पाया गया कि तुरंत प्रभाव के लिए कम से कम 12 ग्रेन एस्पिरिन, 74 ग्रेन बाइकार्बोनेट और 24 ग्रेन कोपीन की आवश्यकता होती है। तो एक मरीज को तुरंत राहत देने के लिए कम से कम हमें कितनी गोलियां लेनी चाहिए ये बताना है हमें। सवाल बहुत ही बढ़िया है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि ए आकार की जो गोली हैं वो हमें एक्स लेनी चाहिए और बी आकार की जो गोलियाँ हैं वो बाई लेनी चाहिए। तब हमारी जो अधिकतम गोलियों की संख्या होगी वो क्या हो जाएगी एक्स प्लस बाई। अब चूंकि आकार ए की गोलियों में जो एस्पिरिन है इसकी मात्रा कितनी है 2 है, तो ये 2x हो जाएगी। और बी
आकार की गोलियों में एस्पिरिन की मात्रा 1 है, इसलिए 1 बाई हो जाएगी। यानी टोटल जो व्यवरोध बनेगा वो क्या बनेगा, 2x प्लस बाई। और अधिकतम कितनी है, अधिकतम नहीं है यहाँ पर, कम से कम है 12 ग्रेन। तो कम से कम के लिए हम ग्रेटर एंड इक्वल टू चिन्ह लगाते हैं, इसलिए 2x प्लस बाई ग्रेटर एंड इक्वल टू 12 ग्रेन। ये हमारा पहला व्यवरोध बन जाएगा। ये तो हमारा हो गया एस्पिरिन के लिए। ऐसे ही हम बाइकार्बोनेट के लिए बना लें, 5x प्लस 8 बाई ग्रेटर एंड इक्वल टू 74। और कोपिन के लिए x प्लस 6.6 बाई ग्रेटर एंड इक्वल टू 24 और नॉन नेगेटिव कंडीशन। तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा। यानी हमारा जो गणितीय सूत्र बनेगा वो ये बन जाएगा, न्यूनतम z बराबर x प्लस बाई और ये तीनों व्यवरोध। इसको हम सॉल्व कर लें तो सबसे पहले हम इसको समीकरण के रूप में लिख लेंगे सभी को, फिर प्रत्येक असमीकरण को लेते हुए उसको समीकरण बदल के उसके बिंदु ज्ञात करेंगे। तो इसमें अगर हम x बराबर 0 रख दें तो y की वैल्यू 12 मिल जाएगी, और जब y बराबर 0 रख देंगे तो x की वैल्यू हमें 6 प्राप्त होगी। तो ये इसके बिंदु हो जाएंगे 6,0 और 0,12। इनको ग्राफ पेपर पर दर्शा देंगे और एक लाइन के द्वारा मिला देंगे। इसके बाद असमीकरण को संतुष्ट कराएं, x बराबर 0 y बराबर 0 रख के, तो ये हमें मिलेगा 0 ग्रेटर एंड इक्वल टू 12। यानी जो हमारी असमीकरण है वो संतुष्ट नहीं हो रही है क्योंकि ये असत्य है, इसलिए इसका जो हल क्षेत्र होगा वो मूल बिंदु के विपरीत दिशा में होगा। सेकंड असमीकरण, इसको समीकरण के रूप में लिख लो, 5x प्लस 8y बराबर 74। x बराबर 0 रखो, 74/8, और y बराबर 0 रखोगे तो x बराबर मिलेगा 74/5। तो ये बिंदु हो जाएंगे, इसको ग्राफ पेपर पर दर्शा देंगे। इसके बाद असमीकरण में मूल बिंदु के मान रखे तो ये मिलेगा 0 ग्रेटर एंड इक्वल टू 74। तो ये भी हमारी असमीकरण जो है वो संतुष्ट नहीं हो रही है, इसलिए इसका हल क्षेत्र भी मूल बिंदु के विपरीत दिशा में होगा। नेक्स्ट है समीकरण, इसको समीकरण के रूप में लिख लिया, x प्लस 6.6 बाई बराबर 24। जब x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर मिलेगा 24/6.6, और जब y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर मिलेगा 24। इनको ग्राफ पेपर पर दर्शाएंगे, और इसके बाद अगर हम समीकरण को संतुष्ट कराएं तो ये भी हमें मिलेगा 0 ग्रेटर एंड इक्वल टू 24। यानी हमारी ये भी समीकरण संतुष्ट नहीं होगी, और इसका जो हल क्षेत्र होगा वो मूल बिंदु के विपरीत दिशा में होगा। कैसे, इस तरीके से हमें इसका हल क्षेत्र प्राप्त होगा। ये तीनों समीकरण हमारे, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं इनके जो कटान बिंदु है वो हमें सबसे पहले निकालने हैं। ठीक है, जहाँ पर ये कटान बिंदु है उन्हीं समीकरणों को हमें लेना है। जैसे ये वाला कटान बिंदु है वो इन दोनों ही समीकरणों को लेना है, इस वाली रेखा के लिए और इस रेखा के लिए। और ये जो कटान बिंदु है वो इन दोनों समीकरणों को लेना है। ठीक है, तो चूंकि प्रत्येक लाइन से हमारा जो हल क्षेत्र है वो विपरीत दिशा में मूल बिंदु के, इसलिए जो कॉमन हल क्षेत्र हो जाएगा वो ये वाला हो जाएगा। तो हमारा हल क्षेत्र कैसा हो जाएगा, अपरिबद्ध हो जाएगा, और इसके जो कोने बिंदु होंगे वो ये कोने बिंदु हो जाएंगे, एक ये वाला, एक ये, और ये 4 कोने बिंदु हो जाएंगे जिन पर हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो चारों बिंदुओं पर हम मान ज्ञात कर लेंगे। बी बिंदु पर 0,12 पे 12 प्राप्त होगा, जी बिंदु पर 2,8 तो 10 हो जाएगा, एच बिंदु पर 17.70 और ई बिंदु पर 24। तो यहाँ से आप खुद ही देख सकते हैं कि मिनिमम मान कितना है, 10 है, और वो जी बिंदु पर प्राप्त हुआ है 2,8 पर। यानी कि हमें जो ए प्रकार की गोलियां हैं वो 2 लेनी चाहिए, और बी प्रकार की जो गोलियां हैं वो 8 लेनी चाहिए, तब मरीज को ये दवाई जो है दर्द की वो तुरंत असर करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इनको सॉल्व करना है। समझ में आ गया? अरे भाई जल्दी से बताओ समझ में आ गया कि नहीं, कमेंट करके बताओ जल्दी से, जिससे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9,
एक ईंट निर्माता के पास 30,000 और 20,000 ईंटों की भंडारण क्षमता वाले 2 डिपो ए और बी हैं। वह 3 बिल्डर्स PQR से क्रम से 15,000, 20,000 और 15,000 ईंटों के आदेश प्राप्त करता है। तो 1,000 ईंटों को डिपों से बिल्डर तक भिजवाने में जो परिवहन की लागत है वो निम्न प्रकार है। ठीक है, कैसे है कि ए से अगर पी को भेजता है, यहाँ पर थोड़ा गलत लिख गया है, ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। ठीक है, इस तरीके से है। तो यहाँ पर हमें 3, 1 और 1/2, 1, 2 और 3, तो इसको हमें निम्नतम लागत के लिए बनाना है। तो इसको सबसे पहले हम मान लेंगे, माना कि डिपो ए से पी बिल्डर्स को 1,000 ईंट, क्यू बिल्डर्स को 22,000 ईंट और शेष 30 माइनस एक्स माइनस वाई इतनी 1,000 ईंट आर बिल्डर्स को भेजता है। कितनी? 30 माइनस, क्योंकि हमारे पास जो टोटल है वो 30,000 है ए डिपो पर। ठीक है, इसलिए 30 माइनस किया है 1,000 ईंट। और परिवहन लागत पहले पर हमें 40, दूसरे पर 20/, और तीसरे पर 30 × 30 माइनस एक्स माइनस वाई, ये हमारी परिवहन लागत है। इसी तरीके से डिपो बी के लिए पी बिल्डर्स को हम 15 माइनस एक्स भेजेंगे, क्योंकि टोटल हमारे पास कितनी है? 15,000 है ना पी के लिए। ऐसे ही क्यू को 20 माइनस वाई, तो 20,000 है ये। और आर बिल्डर्स को 20 माइनस 15 माइनस एक्स प्लस 20 माइनस वाई, यानी कि एक्स प्लस वाई माइनस 15 इतनी हम भेजेंगे। ठीक है, और इसकी लागत कितनी है? 20 × 15 माइनस एक्स और 60 × 20 माइनस एक्स और 40 × एक्स प्लस वाई माइनस 15। अब इनकी टोटल लागत कितनी हो जाएगी? इन दोनों जोड़ लेंगे इनको, ए के लिए और बी के लिए। तो ये हमें प्राप्त होगा जेड बराबर, जो कि मिनिमम होगा 30x माइनस 30y प्लस 1800। और जो व्यवरोध होंगे वो क्या प्राप्त होंगे? x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 30 और y लेस देन इक्वल टू 15। दूसरा हमें प्राप्त होगा y लेस देन इक्वल टू 20 और x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 15। इस तरीके से हमें प्राप्त होंगे। ठीक है, और नॉन नेगेटिव कंडीशन, तो इनको सबसे पहले हम समीकरण के रूप में लिख लेंगे, फिर प्रत्येक असमीका के लिए हम बिंदु याद कर लेंगे और असमीकाओं को संतोष करा देंगे मूल बिंदु के मान रख के। ठीक है, तो इसका हम ग्राफ देखें तो ग्राफ हमें इस तरीके से प्राप्त होगा। इसका ये हमारे x प्लस वाई बराबर 15 के लिए, और ये हो जाएगा हमारा x प्लस वाई बराबर 30 के लिए, ये दोनों। ठीक है, और ये y बराबर किसके लिए हो जाएगा? 20 के लिए, इस तरीके से। और ये x बराबर 15 के लिए, तो ये हमें प्राप्त होंगे। तो हम इनके कटान बिंदु देख लेंगे, जहाँ पर ये कटान बिंदु होंगे उनको हम कटान बिंदुओं को मान ज्ञात कर लेंगे। जैसे ये कटान बिंदु है। ठीक है, अब इसका जो हल क्षेत्र है उसके बारे में देखें, तो इसका हल क्षेत्र हमें प्राप्त होगा इससे मूल बिंदु की तरफ, इससे भी मूल बिंदु की तरफ, इससे मूल बिंदु की तरफ और इससे मूल बिंदु के विपरीत दिशा में। ठीक है, यानी 3 से मूल बिंदु की तरफ है और x प्लस वाई से विपरीत दिशा में। तो x प्लस वाई बराबर 15 के लिए ये रहा, इससे तो विपरीत दिशा में हो जाएगा। और बाकी सबसे मूल बिंदु की तरफ, इससे भी मूल बिंदु की तरफ हो जाएगा, इससे भी मूल बिंदु की तरफ और इससे भी। तो ये कॉमन हल क्षेत्र हो जाएगा इनका। तो हमें इनके जो कोनी बिंदु हैं इन पर इसका मान ज्ञात करना है। और ये हमारा हल क्षेत्र पर्वत हल क्षेत्र है, तो इन कोनी बिंदुओं पर हम इसका मान ज्ञात कर लेंगे, इन 5 बिंदुओं पर।
तो हमें 15,0 पर मिलेगा 2250, 15,15 पर 1800, 10,20 पर 1500 और 0,20 पर 1200 और 0,15 पर 1350। तो चूँकि हमें मिनिमम की बात करनी है तो हमारा जो न्यूनतम है वो 0,20 पर प्राप्त हो रहा है, इसलिए इस पर इसका मान मिनिमम हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें भेजना पड़ेगा कि भंडार ए से PQR को क्रम से 0, 20 और 10,000 ईंटें भेजनी पड़ेंगी और B से 15, 0 और 5,000 ईंटें भेजनी पड़ेंगी। तब हमारा जो लागत है वो न्यूनतम होगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। असंख्या हमें दी है x + y ≤ 3 और y ≤ 6 और नॉन नेगेटिव कंडीशन। इसमें हमें बताना है कि ये हल क्षेत्र होगा वो कौन कौन सा होगा इसमें से। ठीक है, तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद बताएंगे कि इसका हल क्षेत्र कैसा होगा। तो पहले हम समीकरण को समीकरण के रूप में लिख लें और इनके बिंदु ज्ञात कर लें। तो इनके बिंदु हमें मिलेंगे 0,3 और 3,0 और दूसरा समीकरण y = 6 के लिए तो वो तो वही रहेगा। यानी इसका ग्राफ पेपर देखेंगे तो हमें ग्राफ इसका इस तरीके से प्राप्त होगा। ये x + y = 3 के लिए हो गया और ये y = 6 के लिए हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको देखें कि इनका कॉमन हल क्षेत्र कौन सा है। यानी इससे भी मूल बिंदु की तरफ है, इससे भी मूल बिंदु की तरफ है, इससे इधर की तरफ और इससे इधर की तरफ। तो इनका जो छायांकित हल क्षेत्र आएगा कॉमन वो यही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसका मान कैसा है, परिबद्ध है और कैसा है, प्रथम पाद में है। तो ऑप्शन जो हमारा होगा वो सही हो जाएगा सी, यानी प्रथम पाद में है और परिबद्ध है। ठीक है, तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन थे विविध के, जो कि आज कंप्लीट हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको सभी प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो जल्दी से थम्स अप करके बता दीजिए कि आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी, कितने इसमें से आपको कंसेप्ट समझ में आए, जल्दी से। और अगर आपका कोई डाउट है तो आप डाउट भी पूछ सकते हैं अभी। और जो विद्यार्थी हमारे साथ नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको एक रेड कलर का दिख रहा होगा सब्सक्राइब बटन, उसको दबाएं। उसके बाद आपका एक बेल आइकन आएगा, उसको दबाना है, जिससे जब भी वीडियो लाइव चालू होगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप लाइव क्लासेज का बेनिफिट उठा सकेंगे। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सभी दोस्तों को इस लाइव सेशन में लेके आएँ, क्योंकि ये बेनिफिट आपके लिए है। क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम हैं वो दोबारा से कंडक्ट हो रहे हैं, जो रह गए थे। मैथ का पेपर रह गया था कक्षा 12 वालों का, तो वो दोबारा से हो रहा है और उसकी जो अभी डेट है वो 18 जून बताई गई है। इसलिए तैयारी करते रहें और अपना रिवीजन करते रहें यहीं से। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। तो आप ये भी बता दें कमेंट करके कि आप इसके बाद आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया पूरा 15 और इससे पहले हमने चैप्टर 1 भी कंप्लीट कर लिया, चैप्टर 3, 4 और 5 इतने चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो आप कमेंट करके बताएं कि इसके बाद आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहेंगे। उसी चैप्टर पर हम अपनी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी और चैप्टर आपको कौन सा पढ़ना है। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों।